हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग इल्टेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक देख सकते हैं। ये वीडियो ये जीके जीएस के 75 प्रश्न को डिटेल के साथ हम लोग कवर कराएंगे, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड, मैं बता दूं, अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों एवं नीतियों का उत्तरदायी जो होता है ये विधायिका के प्रति होता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधायिका के प्रति। अगर आपसे पूछे सरकार के कितने अंग हैं, तो सरकार के टोटल तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। इसके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं जो कि एक नाम मात्र के होते हैं। आपसे अगर पूछे संसदात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण कौन सा है, तो ब्रिटेन मारिएगा। ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली की सर्वोच्च उदाहरण है। और अध्याक्षात्मक प्रणाली पूछिए, अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली, तो अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। केवल राज्यसभा को प्राप्त अधिकार की बात करें तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना ये केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। और ये संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधि द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध इसमें महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य संघों का संघ है यह कौन सी राजनीति विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करता है। राज्य संघों का संघ है ये बहुलवाद का वक्तव्य का समर्थन करता है। तो बहुलवाद ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य संघों का संघ है बहुलवाद राजनीति विचारधारा इस व्यक्त का समर्थन करती है। बहुलवाद सिद्धांत के अनुसार समाज की शक्ति एवं जगह केंद्रीय न होकर अनेक समूहों में बटी हुई होती है। बहुलवाद की बात करें तो ये जो विचारधारा है ये जर्मनी समाजशास्त्री जो कि ग्रीक तथा ब्रिटेन विद्वान जो कि मेटलेंट को माना जाता है। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित है। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल पद ये 53 सृजित है। तो 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये विनोद चंद्रन है। तो सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है कि बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार ये बिहार प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार प्रदेश विधानमंडल द्वारा। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार बिहार विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं इसके सदस्यों की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 महीना यानी 6 वर्ष के अवधि तक अगर 6 वर्ष पहले पूर जाए या फिर 62 वर्ष, इतने वर्ष की आयु तक आयोग इसके पद ग्रहण कर सकते हैं, यानी पद पर रह सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जॉन रस्किन की बात करें तो जॉन रस्किन ये अनटू दिस लास्ट इसके पुस्तक के लेखक ये जॉन रस्किन है। डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक जियोबन्नी सरटोरी हैं। तो ये ऑप्शन दोनों सही है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन ये पावर एंड जर्किन्स के द्वारा लिखा गया है।
व्हील ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है ये राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, न कि जवाहरलाल नेहरू की। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं पूछा था, इसमें सुमेलित नहीं पूछा था, तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हील ऑफ हिस्ट्री इसके लेखक जो हैं ये राम मनोहर लोहिया हैं। अगर हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक की बात करें तो हिंदुस्तान की कहानी, भारत की खोज, ये सभी पुस्तक जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है। संघीय व्यवस्था का नहीं बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन डी प्रतिबंध नौकरशाही जो है ये संघीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबंध नौकरशाही। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली ये जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में जो है इसके अनुसार भारत जो है ये राज्यों का संघ है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। साथ ही इसमें अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद है या नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। और लास्ट में आप लोग ये बताइएगा कि आपने 75 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न है राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। नहीं चुने जाने की बात करें तो ये जो है उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। स्थानीय निकायों एवं पंचायतों सदस्य से राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाते हैं, शिक्षक से चुने जाते हैं और स्नातक से चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति से जो है ये चुने नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के दक्षिणापथ में शासकों की कुल संख्या जो है ये 12 बताई है। तो 12 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या फिर तख्त ए तौत पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। मयूर सिंहासन या फिर तख्त ए तौत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक की बात करें तो ये जो है मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शाह की बात करें तो ये जो है 1719 से 1748 तक शासक रहा। अपने शासनकाल के दौरान जो है ये मयूर सिंहासन या फिर तख्त ए तौत पर बैठने वाला ये अंतिम मुगल सम्राट था। शराब एवं सौंदर्य के प्रति आसक्ति थी और प्रशासन के प्रति जो है ये उदासीनता के कारण इसे जो है मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, अगर आप लोगों से पूछे कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है तो मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता है। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तथा जो है करनाल के युद्ध में मुगलों को हरा दिया था और ईरान लौटते समय जो है यह मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर के हीरा दोनों को जो है ये अपने साथ ले गया था। इसका राइट आंसर जो है वो मोहम्मद शाह हो जाएगा, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है ये सही नहीं है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में शुरू किया गया था और ये जो है 1922 में समाप्त कर दिया गया था। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया और 1922 में जो है समाप्त कर दिया गया था। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, ये जो भी है ये कथन भी सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था। इसमें जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा व्यापक रूप से भाग लिया गया था, तो ये भी कथन जो है सही है। पहला कथन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ये कथन जो है ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं पूछा था। अगला प्रश्न है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, इसकी विचार करना है। अशोक एक ऐसा पहला शासक था जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अशोक के द्वारा जो है यह अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने संदेश को पहुंचाना चाहता था। अगला है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ये कथन जो है ये गलत है, क्योंकि अशोक की ज़्यादातर अभिलेख जो है ये प्राकृतिक भाषा में है। तो यहाँ पे खरोष्टी लिपि दिया हुआ है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसका जो अभिलेख में है प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मणी भाषा, ये दोनों का अभिलेख जो वर्णन है ज़्यादा मिलता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला कथन है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अशोक के द्वारा जो है कलिंग युद्ध का वर्णन ये 13वें शिलालेख में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है।
कुषाण की दूसरी राजधानी की बात करें तो मथुरा जो है ये कुषाण की दूसरी राजधानी रही है। इसके साम्राज्य की राजधानी फिरोजपुर या फिर पेशावर था, जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ पे जो है बौद्ध विहार एवं जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्त का महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है इसे। अगला प्रश्न है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। लंगर व्यवस्था की बात करें तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है ये गुरु नानक देव जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो गुरु नानक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालवंडी यानी पाकिस्तान में नानकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक के करतारपुर में जो है ये एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की, और ये जो है लंगर व्यवस्था शुरू करने वाले पहले गुरु बने थे। अगला प्रश्न है कि दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दक्कन के बहमनी साम्राज्य की बात करें तो इसमें जो है 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी जो कि गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर ये 4 भागों में जो है विभक्त किया गया था। लेकिन अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे, ये कथन जो है ये। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज की स्थापना किस वर्ष लिखी गई है। हिंद स्वराज की बात करें तो ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में लिखी गई है। अगला प्रश्न है मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही अनुक्रम लिखना है। चौसा का युद्ध की बात करें तो चौसा का युद्ध जो है ये 26 जून 1539 को, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 चौसा का युद्ध। घाघरा के युद्ध की बात करें तो ये जो है 1529। और यहाँ पे बात करें हम लोग सामूगढ़ के युद्ध की बात करें तो सामूगढ़ का युद्ध जो है ये 1658 में। खानवा का युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध जो है ये 1527 में हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे सही क्रम में बात करें तो सही क्रम में सबसे पहले जो हो जाएगा ये खानवा का युद्ध हो जाएगा। खानवा का युद्ध, उसके बाद जो है घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, उसके बाद जो है चौसा का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामूगढ़ का युद्ध जो कि 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में, घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में, और चौसा का युद्ध जो कि 1539 में। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। ये जो है घोषणा ये जून 1948 तक लेने की घोषणा की थी। तो जून 1948 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम सजाना है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था, 1920। यहाँ पे बात करें अहमदाबाद मिल हड़ताल की तो ये जो है ये कब हुआ था, तो ये जो है 1918 में हुआ था। और यहाँ पे बात करें चंपारण सत्याग्रह तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। यहाँ पे बात करें खेड़ा सत्याग्रह की तो खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 1918 में हुआ था। 18 का 2 है। यहाँ पे अहमदाबाद जो है ये फरवरी में हुआ था, फरवरी में। और यहाँ पे खेड़ा की बात करें तो ये जो है मार्च में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो 1917 चंपारण, यानी ऑप्शन 3 पहले होगा। उसके बाद जो है उसके बाद फरवरी वाला होगा अहमदाबाद, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 4, उसके बाद 1, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में, और अगस्त 1920 में। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि फरवरी मार्च से 1918 में, और ये खेड़ा सत्याग्रह जो कि मार्च 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही की बात करें ये जो है ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है ये 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में ये जो है महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था, और गांधी जी के द्वारा जो है 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पे चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू जो थे
ये दूसरे सत्याग्रही, और ब्रह्मदत्त जो कि तीसरे सत्याग्रही थे। तो आप लोग सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई की बात करें तो पाई जो है ये श्यानता की इकाई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई जो है ये श्यानता की इकाई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से किसका एसआई मात्रक एक समान होता है। एसआई मात्रक एक समान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। संवेग और बल की बात करें तो संवेग और बल का संवेग का जो एसआई मात्रक होता है, संवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है और बल का न्यूटन होता है। तो ये जो है ये युग्म सुमेलित नहीं है। कार्य और ऊर्जा की बात करें तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है दोनों समान होता है। कार्य की बात करें तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है, कार्य का एसआई मात्रक की बात करें तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है ये न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल कहते हैं, और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जो है ये जूल होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता की बात करें तो ये जो है ध्वनि की तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। घर्षण बल की बात करें तो ये जो है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन, ये जो है घर्षण बल कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब गतिज ऊर्जा को घर्षण बल शामिल हो जाता है तो जो है ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है। उदाहरण की बात करें तो जब दो लकड़ी जो है गति के साथ आपस में लगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण जो है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जो कि रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है। रेडियो एक्टिव क्षय के प्रकार की बात करें तो अल्फा क्षय, गामा क्षय और बीटा क्षय ये जो है रेडियो एक्टिव क्षय का प्रकार है, लेकिन डेल्टा क्षय जो है ये रेडियो एक्टिव प्रकार का क्षय नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका वाहिन जंतु है। लाल रक्त कणिका वाहिन जंतु की बात करें तो केंचुआ जो है ये लाल रक्त कणिका वाहिन जंतु है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं। तारों का टिमटिमाना जो है ये प्रकाश के वायुमंडलीय आवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के वायुमंडलीय परावर्तन। अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो है ये कांच यानी शीशा में होती है, और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम जो है प्रकाश ये जो है निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो ये जो है 3 × 108 मीटर पर सेकेंड होती है। जल की बात करें, जल में प्रकाश जो है 2.25 × 108 मीटर पर सेकेंड होती है, और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध होता है। नाइट्रोजन गैस के अणु की बात करें इसमें जो है त्रिसंयोजी आबंध होता है। त्रिसंयोजी आबंध जो है ये नाइट्रोजन गैस के अणु में होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम की बात करें, हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। हीरा और ग्रेफाइट की बात करें तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है, तो ये जो है, और हीरा और की बात करें तो इसकी विशेषता जो है क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिसमें जो है हीरा ग्रेफाइट से कई गुना कठोर होता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है इनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये जो है गलत है। इसके पास समान क्रिस्टलीय संरचना होती है, ये भी जो है ये गलत। दोनों को जो है क्रिस्टलीय संरचना वो अलग अलग होती है। इसके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, ये भी जो है ऑप्शन ये गलत है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना की बात करें तो अनबुझा चूना ये जो है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। दूधिया चूना या फिर बुझा हुआ चूना जो है ये इसका रासायनिक सूत्र CaOH का Hol 2 होता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि पेशियों में थक्का स्राव निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है। थक्का श्रांति की बात करें तो ये जो है ये होती है लैक्टिक एसिड के कारण। तो लैक्टिक एसिड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के कारण जो है मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। अगला प्रश्न है कि वायु गैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। वायु गैस का प्रमुख अवयव की बात करें तो मीथेन जो है ये बायोगैस का प्रमुख अवयव है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। एल्केन के सामान्य सूत्र की बात करें तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है ये CnH2n+2 होता है। तो CnH2n+2 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन पूछे तो एल्कीन का रासायनिक सूत्र जो होता है CnH2n होता है। और एल्काइन पूछे तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र जो है CnH2n-2 होता है। तो ये सभी को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। सर्वप्रथम आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीवों के विभिन्नताओं एवं वंशागति का अध्ययन किया जाता है इसे जो है आनुवांशिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है ये किसका अध्ययन करते हैं तो इसमें जो है पोलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पादप जीवाश्म ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये जो है ऑप्शन में है ही नहीं। पादप जीवाश्म इसका अध्ययन जो है पोलियो वनस्पति के अंतर्गत करते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। अधिकांश कीट की बात करें तो ये जो है श्वसन ये वातक तंत्र के द्वारा करते हैं। वातक तंत्र ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। रूपांतरित स्तंभ की बात करें तो आलू जो है ये रूपांतरित स्तंभ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक अंतर्गत के जो आते हैं ये हरित पादप हैं। हरित पादप जो कि प्रथम पोषक के अंतर्गत आते हैं वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं ये प्राथमिक पोषक या फिर उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे के लवक। अगला प्रश्न है DNA में उपलब्ध कौन सी यौगिक अम्ल नहीं बनाती है। टायरोसिन जो है ये DNA में उपलब्ध होती है लेकिन यह जो यौगिक है ये अम्ल नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बनाने का एंजाइम क्या है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम की बात करें तो ये जो है इमाइलेज है। इमाइलेज ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करें विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रिक में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जल्दी होती है ये जो है विटामिन कौन सी है। विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है और ये जो है चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। अगला प्रश्न है निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो यूनिवर्सल डोनर जो है ये ओ रक्त समूह वाले होते हैं। ओ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वग्राही पूछे तो सर्वग्राही जो है ये ए बी हो जाएगा। यहाँ पे सर्वदाता पूछा था, सर्वदाता जो है ये ओ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने नेहिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। नेहिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करने वाला देश की बात करें तो ये जो है किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है ये किस राज्य को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है 2024 में गणतंत्र दिवस में ये उड़ीसा को दिया गया है। उड़ीसा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका विषय की बात करें तो इसका विषय जो 2024 में था विकसित भारत में महिला शक्तिकरण। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण ये जो है 2024 का विषय थीम था। 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जो है शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है। सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो है ये 1 लाख की कैटेगरी में ये इंदौर और सूरत को दिया गया है। तो इंदौर और सूरत ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रॉस कोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। क्रॉस कोर्ट पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये जो है जयदीप मुखर्जी हैं। जयदीप मुखर्जी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्ट्री सिटी के लेखक जो है सलमान रुश्दी हैं। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। और
जादूनामा पुस्तक के लेखक जो है ये अरविंद मंडोली हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक 2026 में मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की बात करें, इसकी मेजबानी जो है ये इटली के द्वारा किया जाएगा। इटली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में हुआ था, जो कि फ्रांस में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदोबी महोत्सव मनाया गया। चंदोबी महोत्सव की बात करें तो चंदोबी महोत्सव जो है ये असम में मनाया गया। असम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कुछ महोत्सव का नाम ले रहा हूँ, आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा। तुरग्या महोत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश की है, संगाई महोत्सव जो कि मणिपुर की है, चंदोबी महोत्सव जो कि असम की है, हॉर्नबिल ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है नागालैंड की महोत्सव है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। सांसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए जो है सांसदों की टोटल लोकसभा में 5 सांसदों को चुना गया है। कौन कौन 5 हैं? तो ये जो है सुकरात मजमूदार जो कि भाजपा के हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के हैं, सुधीर गुप्ता जो कि भाजपा के हैं, राम सिंह कोल्हो जो कि एनसीपी के हैं, कुलदीप राय शर्मा ये जो है ये कांग्रेस के हैं। तो आप लोग इन्हें जो है जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। योग्यश्री पहल की बात करें तो ये जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगश्री नामक एक व्यापार सामाजिक कल्याण सेवा योजना जो है ये शुरू किया है, जो कि ST/ST के लिए है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने जो है किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता को मंजूरी दी है। ये जो मंजूरी मिली है ये भारत के द्वारा जो है इटली के साथ मिली है। तो इटली ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपयों में भुगतान किया है। भारतीय रुपयों में भुगतान किया है ये जो है सऊदी अरब अमीरात के साथ किया है। अगला प्रश्न है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ मिलती है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं ये अन्नाई मुड़ी में मिलती है। अन्नाई मुड़ी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा एस का सबसे बड़ा भंडार है। तांबा एस का सबसे बड़ा भंडार की बात करें ये जो है ये राजस्थान में है। राजस्थान ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजस्थान तांबा एस का सबसे बड़ा भंडार रखता है, जबकि उत्पादन के मामले की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है इसके बाद दूसरा राज्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देश और लैंडलॉक देश हैं। एक लैंडलॉक देश की बात करें तो लैंडलॉक देश जो हैं ये कौन कौन से देश जो लैंडलॉक हैं। लाओस की बात करें, लाओस जो है ये लैंडलॉक देश है। और यहाँ पे अफगानिस्तान की बात करें ये भी जो है लैंडलॉक देश हैं। बांग्लादेश लैंडलॉक नहीं है, म्यांमार भी लैंडलॉक नहीं है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से सोमेश्वर श्रेणी जो है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। सोमेश्वर श्रेणी की बात करें ये जो है शिवालिक श्रेणी की एक भाग है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो ये जो है 874 मीटर की सर्वोच्च चोटी है, जो कि बिहार और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा लगाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड ये 4 राज्य जो हैं ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन सिक्किम जो है ये सीमा साझा नहीं करते हैं म्यांमार के साथ। भूटान के साथ भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ जो है ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 राज्य जो कि बड़े हैं कौन कौन से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो ये जो है भारत में राजस्थान है, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरा पे महाराष्ट्र है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जो है ये गोवा का है जो कि 3702 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है। कायांतरित चट्टान की बात करें तो नीस, ग्रेफाइट,
सिस्ट, ये सभी जो है कायांतरित चट्टान है, लेकिन बेसाल्ट जो है ये कायांतरित चट्टान नहीं है। अगला है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा कहलाती है। मैकमोहन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच है। डुरंड रेखा की बात करें तो ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिफ की बात करें तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजित करती है। इंदिरा पॉइंट जो कि भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित है। और अगर पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो ये जो है इंदिरा पॉइंट है। अगला है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना की बात करें ये जो है कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, ये जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 1985 से 1990 तक जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसे जो है जवाहर रोजगार योजना इसी में शुरू की गई थी। अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो ये जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है दिग्गज खिलाड़ी जो कि हॉकी के हैं मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम में पाए जाने वाली जनजाति जो है ये लिम्बू है। लिम्बू जो कि सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा लिम्बू ये दोनों सिक्किम में पाई जाती है। रियांग पूछे तो रियांग जो है ये त्रिपुरा में पाई जाती है। और वासी की बात करें वासी जो है ये लक्षद्वीप में पाई जाती है। मिकिर की बात करें मिकिर जो है ये नागालैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। 2001 से 2011 के जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो इसमें जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ये 17.70% थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.70%। अगला है कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार थी। रुक्मिणी देवी अरुणडेल की बात करें ये जो है भारतनाट्यम से संबंधित थी। भारतनाट्यम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो ये जो है चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला जो कि पुणे में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो कि गांधीनगर में स्थित है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो कि पणजी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है राज्य दिया हुआ है। सिमलीपाल की बात करें तो सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में स्थित है। दिहांग दिबांग की बात करें दिहांग दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नोकरेक की बात करें तो नोकरेक जो है ये मेघालय में है। और कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट जो है यानी शीत मरुस्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 जो कि ऑप्शन ए का 4 और बी का जो है ए का 4 बी का 3 ये जो है ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4 बी का 3। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम की बात करिए जो है 1980 में पारित किया गया था। 1980 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर देगा। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में वनों के संरक्षण उससे जुड़े सहायक एवं अनुशासनिक मामलों के लिए प्रावधान करता है। इसमें जो है इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया कि आरक्षित वनों को अनारक्षित करना, वन भूमि का गैर वन कार्यों के लिए उपयोग करना, वन भूमि को पट्टे पर अथवा अन्य तरीकों से जो है निजी इकाइयों को देना, ये सभी जो कार्य है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाने जाने वाला O2 है, O3 है। O3 यानी ओजोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय की बात करें तो ये जो है लंदन में स्थित है। लंदन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य स्थित अक्षांशीय घास के मैदान को जो है ये पंपास कहा जाता है। पंपास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रेयरी पूछे तो प्रेयरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपी की बात करें, स्टेपी जो है ये मध्य एशिया पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। वेल्ड की बात करें, वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट है डाउन्स, डाउन्स पूछे तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कि चीन है। चीन ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भारत जो है ये दूसरे नंबर पर है रेशम उत्पादन में, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। भारत में अगर पूछे सर्वाधिक रेशम का उत्पादन तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। और रेशम उत्पादन की खेती को जो है सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने जो है टोटल 75 जीके जीएस के प्रश्न को डिटेल के साथ कवर कराया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में ये बताना है कि आप लोग ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आप लोगों ने सही किए हैं। इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट में देना है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग जो है एक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।